हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ देखेंगे। सुबह की वीडियो में आपको चैप्टर 3 को अच्छे से कंप्लीट कराया गया था, थ्योरी बेस सब कुछ पढ़ाया गया और अब बारी है एमसीक्यू की। तो अगर आपने मॉर्निंग वाली वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेस क्या कहते हैं, ठीक है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, ताकि आप एमसीक्यू आराम से लगा सको। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा समरी देना चाहता हूं, जो भी हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ें का वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू लोग लगा लेंगे। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे परमाणु कहा जाता था, ठीक है, कहलाया था, परमाणु कहते हैं चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग। बाकी तो हम जानते ही हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप सभी को पता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही उसका विनाश होता है। निश्चित अनुपात का नियम किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको जानना चाहिए वो यहाँ पे ये है कि किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहा जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की परमाणुकता की बात करें, ऑक्सीजन के अणु O2 होते हैं, इसकी परमाणुकता 2 है। फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस तो P4 लिखते हैं, यानी कि इसकी परमाणुकता कितनी है, 4 है। किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है उसे हम लोग बहुपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे सल्फर की बात करें तो एसेट होता है, यानी इसमें 8 हो जाएगा। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। अगला प्रश्न ये कि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता है। अणु रह सकते हैं लेकिन परमाणु नहीं रहता है, ठीक है। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पे पॉइंट कि आयन जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, आयन रह सकते हैं। और ध्यान रखिए कि मोल एक प्रकार के बहुत सारे परमाणुओं के ढेर हैं, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022 गुने 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। एक मोल बराबर इतना आप कह सकते हो। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूँ कि जो लोग बिहार एसएससी 10+2 के लिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाला है, उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स है आप इसको बाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्टडी रिलेटेड दी गई है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कराया गया। चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाया गया, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और एक्स्ट्रा वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में आपको ये पूरी स्टडी मटेरियल मिलेगी। 1 साल की वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो देर बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जाइए डाउनलोड करिए और लॉगिन करके पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में हम जानते हैं जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, परमाणु सिद्धांत, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला और दूसरा पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त कथनों में कौन सही है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, तो पहला पॉइंट तो सही है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट अभी आपको बताया गया, तो सही आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। 18 ग्राम जल में, जैसे जल H2O, तो यहाँ पे 1 हो गया, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप परमाणु द्रव्यमान कहेंगे 16, यानी कि यहाँ पे 2 + 16। अब प्रश्न में पूछा क्या जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, टोटल 18 होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, तो ऑक्सीजन का कितना 16 ग्राम और हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो टोटल आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 ग्राम, ठीक है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के बाहर का अनुपात कितना होता है, तो सेम उसी तरह से आप निकाल सकते हैं H2O यहाँ पे। अब यहाँ पे बाहर निकालना, अनुपात करना है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन के 16 हो जाएंगे, 1:8। 1:8 हमेशा आपको 1:8 देखने को मिलेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुसार होता है? तो हमेशा रहता है, यानी ये स्थिर अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, स्थिर अनुपात के नियम। अगला सवाल है कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रह सकते, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है और वो कौन सा है? तो परमाणु। परमाणु नहीं रह सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? एक परमाणुक अणु। तो हाइड्रोजन की बात करें तो H2 हो गया, द्विपरमाणु। क्लोरीन Cl2 होता है। सल्फर तो S8 हो जाता है, बहुपरमाणविक। आर्गन हमारा Ar सिंपल सा रहता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक परमाणुक अणु के रूप में आर्गन। निम्नलिखित तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? द्विपरमाणुक नहीं है तो क्लोरीन तो Cl2 होगा, नाइट्रोजन N2 है ही, हाइड्रोजन H2 है ही, लेकिन सल्फर P4 ये आपका चतुर्थ परमाणुक हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है। किसी तत्व की संयोजकता बताइए क्या होता है? किसी तत्व की संयोजकता क्या होता है? तो उसकी संयोग करने की क्षमता है। हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिसे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है, ये भी सही है। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये तो सही है ही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के सभी सही है, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट पढ़िए, बताइए कौन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करता है। प्रतीक और जो भी चीज़ें होती हैं तो वो IUPAC संस्था ही करता है। कार्बन के समस्थानिक आइसोटॉप C12 को परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है, ये भी सही है। एवोगाड्रो स्थिरांक या फिर एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻33, ये गलत है, 10⁻23 होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। एक और दो करेक्ट है, यानी कि एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या फिर विनाश नहीं होता, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सभी को पता ही होगा। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ये भी अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि 6.022 × 10⁻23 होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई है जिसे हम लोग AMU पहले करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ U से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट कहते थे, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई हो जाएगा कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। जल के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी है? जल के एक अणु में परमाणु की संख्या, तो ध्यान दीजिएगा, जल के अणु अगर हम लिखें तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? H2O। H2O में परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, यानी टोटल 3 हो जा रहा ना, तो 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। 2 या अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है वो अणु होगा, जो स्वतंत्र नहीं रह सकता वो परमाणु होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, परमाणुओं की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? परमाणुओं की त्रिज्या जो है वो नैनोमीटर में, और 1 नैनोमीटर बराबर कितना बताया गया? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर होता है, याद रखना है 1 नैनोमीटर। मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? एकदम VVI प्रश्न है। 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, ऑप्शन सी 22.4 लीटर। यौगिक में तत्व सदैव किसी द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों में? तो निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, ऑप्शन ए होगा। किसी वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम के 1 या फिर 2 अक्षर से प्रदर्शित किए जाते थे। डाल्टन ने तो सबसे पहले सिर्फ प्रतीक के बारे में बताया कि प्रतीक देना स्टार्ट किया था, लेकिन अक्षरों के नाम से वो बर्जीलियस ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्जीलियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है?
IUPAC जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है ऊपर में आपको बताया गया था, तो कमेंट आंसर में बताइए नीचे, आंसर अपना कमेंट में बताइए नीचे 20 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम लोग अणु की परमाणुकता कहते हैं। अणु की परमाणुकता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सब कुछ मैंने करा दिया। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में MCQ सिर्फ रट के याद करना पड़ेगा। थ्योरी अगर आप समझ लेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, कुछ नियम भी क्लियर होगा, यानी कुछ जो सिद्धांत है, नियम है, वो आपको याद रहेगा और आसानी से आप एग्ज़ाम्स में हल कर पाएंगे। तो ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि वीडियो जितनी भी डाली जा रही है उनको देखिए और अच्छे तरीके से फॉलो करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।